सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें जिस पाठ को हम अभी समझ रहे हैं वो है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार इस पाठ का अगला हिस्सा जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। जैसा कि आपको याद है पिछली वर्कशीट में हमने ये समझा था कि शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था बल्कि प्रशासन में सुधार करना था। तो इसलिए जब 1890 का दशक आया तो बहुत सारे लोग अब इन तौर तरीकों पर कांग्रेस के इन जो तौर तरीके थे काम करने के उन पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। यानी वो अब जो है परिवर्तन चाहते थे और इस उद्देश्य से इन्हीं पद्धति के अनुरूप कार्य करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता के कामों के महत्व पर जोर दिया। यानी वो अब ये जो नरमपंथी लोग थे जो कि केवल चाहते थे कि निवेदन करके ही सब कुछ काम हो जाएगा, हमें आज़ादी मिल जाएगी, तो इस तरीके के जो नरमपंथी लोग थे बहुत सारे लोग और कांग्रेस के ही बहुत सारे दूसरे नेता इन लोगों की अब आलोचना करने लगे थे। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी उन्होंने अब निवेदन की राजनीति को छोड़ निवेदन की राजनीति वाले लोगों में वो नहीं थी क्यों उनके इसी नारे से ही हमें पता चल जाता है कि उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। फिर जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने एक और चाल चली ताकि लोगों में आपस में बंटवारा करवा दिया जाए और लोगों में आपस में कभी एकता हो ही ना। तो इसी कड़ी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया बंगाल का बंटवारा। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। आपको पता है हमारा बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था लेकिन ये जो एक अंग्रेज था वायसराय कर्जन, लॉर्ड कर्जन भी इसे कहते हैं, इसने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था जैसे मैंने अभी आपको बताया था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का ही हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंटवारा करना जरूरी था। यानी कि वो कहते थे कि भाई इतने बड़े प्रांत का हम प्रशासन सही ढंग से नहीं चला पा रहे इसलिए हमने बंटवारा कर दिया। इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, किसको सुविधा मिलने वाली थी, भारतीयों को या फिर अंग्रेज़ों को? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। देखा उन्होंने ऐसा क्यों किया? पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य शायद यही रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। यानी जो वहाँ पर लोग थे वहाँ के नेता, आपको मैं बताऊं बंगाल में ये जो आंदोलन था, ये जो विरोध था अंग्रेजों के प्रति वो बहुत ज़ोरों पर था। तो उनके राजनेताओं पर तो अंकुश लगा दिया ऐसा करके और बंगाली जनता को बांट दिया ताकि उनमें कभी एकता हो ही ना। तो इसलिए तो आप देखिए अब जब हमारा जो बंगाल का हिस्सा है अब तो वो दूसरा जो पूर्वी बंगाल था उसको तो बांग्लादेश बना दिया गया और जो हमारे हिस्से में आया वो पश्चिमी बंगाल है, इसलिए हम उसको पश्चिमी बंगाल के या वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। अब फिर क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ। विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई।
क्योंकि सब लोगों को ये बहुत बुरा लगा कि ये देश के टुकड़े कर दिए गए। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया, चाहे वो निवेदन की राजनीति करने वाले नरमपंथी थे या फिर गरम दल यानी गरमपंथी लोग। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, और विरोध कैसे किया गया? विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। तो अंग्रेजों का विरोध कैसे किया गया? एक तो जनसभाएं की गई, जुलूस निकाले गए और अपने खुद के स्वदेशी उद्योगों को लगाने पर जोर दिया गया, अपनी भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा पर जोर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो रहे थे, इंग्लिश बोलना अपनी स्टेटस समझ रहे थे। तो अब उनको ये कहा गया कि अगर हमें विरोध करना है तो हम इस तरह से विरोध करें, तो हम अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ज़्यादा ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक भी थे। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई, जैसे 1905 के बाद 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी दो धड़ों में विभाजित हो गई, यानी कांग्रेस भी दो गुटों में अलग अलग बट गई। 1909 में क्या हुआ? परिषदों में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की गई, यानी उनके निर्वाचन जो जहाँ से लोग चुने जाते थे, निर्वाचन स्थल मान लीजिए, उनका एरिया ही अलग कर दिया गया। फिर 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता हुई, जो अलग अलग ग्रुप बट गए थे, और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता हुआ। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई थी। तो अब चलते हैं हम अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी? तो देखिए, कांग्रेस के नरमपंथी लोग निवेदन की राजनीति करते थे, यानी उनसे बहुत प्यार से और प्लीज करके जो है काम करवाने की सोच रखते थे। उनकी इसी निवेदन की राजनीति के कारण ही उनकी आलोचना होने लगी थी। तो ये है इसका उत्तर। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी? तो देखिए, पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य शायद यही रहा होगा कि बंगाल के राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। और तीसरा प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया? तो देखिए, कैसे विरोध किया गया, अभी हमने ऊपर समझा भी है कि स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों यानी खुद के लोगों द्वारा जो उद्योग लगाए जाए, यानी भारतीय लोगों द्वारा लगाए गए उद्योगों को ही बढ़ावा दिया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को ही बढ़ावा दिया जाए। और फिर इसके बाद एक है प्रश्न नंबर 4। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। उनके नारे की तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। तो देखिए, ये तो मेरी सजेशन है, जो मैंने लिखा है आप इसको भी लिख सकते हैं, और आप अपने आप से भी कोई अपना स्लोगन या नारा बना सकते हैं, जैसे भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा देश हमारा है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए, और जब भी अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, जब भी आप करवा सकें, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।